हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो थ्योरी क्लासेस लेने जा रही हूँ मैं, यूजीसी नेट आपका जो 2024 का दिसंबर वाला होने वाला है अभी। तो दिसंबर में जो पेपर होगा उसके लिए आप यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो क्लासेस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ऐसा मेरा मतलब ये समझ लो दावा है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से, और आप अगर एक किताब को पढ़ेंगे तो मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन उन्हीं किताबों में से मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट के तौर पर यहाँ पर मैं आपके सामने क्लासेस लेके आ रही हूँ। तो हमारे जो अभी यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता की, और बिल्कुल एकदम सरल भाषा में और हिंदी भाषा में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसी मतलब एकदम इतने फ्री में ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली है। मैंने भी बहुत देखा था, जब मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया था तो मुझे ऐसी कोई क्लास मिली ही नहीं थी जहाँ से मैं फर्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकूँ। तो इसीलिए मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी आपकी हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। तो लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को, चैनल को शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर पाऊँगी, नहीं तो फिर देखो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ही नहीं है अगर कोई देखेगा ही नहीं। अगर आपको पसंद ही नहीं है क्लास तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप अपना बस एक छोटा सा काम कर देना मेरे कहने से, कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एक क्लास मैं इसकी कल ले चुकी हूँ, और उसके अलावा मैंने पहले जो यूजीसी नेट की अभी रीनेट जो हुआ है उसकी तैयारी करवाई है। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में एक बार सर्च करके देख लेना, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनको आप देख सकते हैं। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न है, ठीक है, यहाँ पर किसका नाम आता है? रायबर्न का नाम आता है। तो रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। तो शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है? रायबर्न ने माना है। और रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या, ये शिक्षण के तीन ध्रुव होते हैं। ये किसका मानना है? तो ये रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या शिक्षण के तीन ध्रुव होते हैं। लेकिन इसके अलावा बी एस ब्लूम के अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष तो होते हैं, लेकिन उन तीन पक्षों में कौन कौन से रहते हैं? उनमें विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या नहीं, बल्कि शिक्षण का उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बी एस ब्लूम के अनुसार क्या होता है? शिक्षण के तीन पक्ष होते हैं। राय बर्न के अनुसार भी तीन होते हैं, और बी एस ब्लूम के द्वारा भी। ठीक है, लेकिन इनके दोनों के अलग अलग होते हैं। उन्होंने ध्रुव किसको माना है? विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या को माना है। जबकि बी एस ब्लूम के द्वारा शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन को माना गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक एक जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन या फिर ये नोट्स बनाए हैं, एक एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उस लाइन में से ही लिए हैं जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और यही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आप उठाएंगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक एन एल पेज के अनुसार, किसका नाम आता है? एन एल पेज के अनुसार शिक्षण क्या है? कला व विज्ञान दोनों है। मतलब जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, एन एल पेज का नाम आता है। एन एल पेज क्या मानते हैं? कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? अंतः प्रक्रिया है, यानी कि इंटरएक्टिव क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी दोनों मिलकर के आपस में क्या करते हैं? अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, या फिर मतलब पढ़ाई होती है, अधिगम होता है। ठीक है, तो अंतः प्रक्रिया हो जाती है। शिक्षण, ये यहाँ पर ये शिक्षण है भाई, है ना, शिक्षण कर लेना। शिक्षण सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। शिक्षण, ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, क्या शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है? सही गलत में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको चार ऑप्शन इनमें से दे दिए, तीन ऑप्शन दे दिए, एक अलग से दे दिया, और पूछ लिया जाए कौन सा इसमें से गलत है या कौन से सही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो शिक्षण होता है वो सामाजिक प्रक्रिया तो है ही है, बल्कि व्यवसायिक प्रक्रिया भी होती है। और ये मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है कि व्यवसायिक और सामाजिक क्या चीज़ है।
शिक्षण विकासात्मक एवं तार्किक प्रक्रिया होती है और शिक्षण सतत प्रक्रिया होती है। जो शिक्षण होता है वो सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलती है। ठीक है, जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन पर्यंत पूरे आजीवन ये चलती रहती है, ये ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, कभी भी देखो जो शिक्षा होती है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। खाली औपचारिक शिक्षा आपका एक लिमिट टाइम के लिए होती है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना, मतलब बच्चा उसे जब से जन्म लेता है और जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है ना, तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही तो रहता है। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखता रहता है। तो यही शिक्षण है, यही अधिगम है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार आपको बताने हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बीएस ब्लूम ने, किसने? बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये पुस्तक किसकी है? तो बीएस ब्लूम के द्वारा लिखी गई थी और इसमें इन्होंने शिक्षण का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसके 3 रूप हैं। एक तो है ज्ञानात्मक शिक्षण। इस शिक्षण में ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 6 चरणों में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकती कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आज तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट में ही, बल्कि ये सारी चीज़ें, ये सीडीपी है एक तरीके से। ठीक है, ये क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट है, मतलब ये साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी तो टीचिंग एग्जाम में हर जगह पर ही पूछा जाता है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण में उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान होना, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, फिर उसकी समझ, अवबोध, फिर उसका प्रयोग करना आना चाहिए, उसका विश्लेषण, संश्लेषण और उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, ये 6 चरण किसके होते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य के होते हैं, जो कि बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है। आगे आता है हमारा भावात्मक शिक्षण। भावात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? इस शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से होता है। किससे होता है? चरित्र निर्माण से होता है। इस शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 6 चरणों में होती है। ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुकूलन, संकल्पना, संगठन एवं चरित्र निर्माण। ठीक है, तो भावात्मक शिक्षण के भी उद्देश्यों की पूर्ति कितने चरणों में होती है? 6 चरणों में होती है, ध्यान रख लेना है आपको। आगे आता है मनोगत्यात्मक शिक्षण। इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर, यानी कि दिमाग और शरीर दोनों से ही होता है इसका संबंध। आगे आता है हमारे, देखो यहाँ पर ये नोट्स हैं, मतलब एक तरीके से जो ये क्लासेस मैं ले रही हूँ थ्योरी क्लासेस, थ्योरी में आपको अनर्गल चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर। अगर आप तैयारी करेंगे, देखो तैयारी करने की बात है, अगर आपको ये वीडियोस थ्योरी वाली पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मुझे मतलब कमेंट करके बताइए कि मैम ऐसे ही पढ़ाना। अदरवाइज़ मैं फिर जो प्रीवियस पेपर हैं या फिर एमसीक्यू बेस्ड स्टार्ट कर दूँगी क्लास। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी ही पढ़ाई जाए तो आपको एक बार कमेंट ज़रूर कर देना है, ताकि मैं थ्योरी आपकी जो थ्योरी क्लास है उसको रेगुलर कर सकूं। और इतना मैं गारंटी देती हूँ, अगर ये सारी क्लासेस जो मैं लेने वाली हूँ अगर आपने पूरी देख ली, पेपर तक मैं आपका साथ दूंगी, तो 100% आप नेट अपना कर ले जाएंगे क्लियर। ठीक है, नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको देखो कमेंट करके, लाइक सब्सक्राइब, मतलब आप ना जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेहनत करने का मोटिवेशन। ठीक है, और मोटिवेशन कुछ नहीं है, बस मेहनत करने का मिलेगा, क्योंकि एक एक क्लास बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। और आप अगर मुझे कुछ बताएंगे ही नहीं, बस चुपचाप क्लास देखा और चल दिए, तो ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो जेरोम ब्रूनर ने वर्ष 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जेरोम ब्रूनर ने, ये इनका नाम ध्यान रखना है, जो शिक्षण सिद्धांत है उनका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा किया गया था 1963 में। शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिससे एक ओर शिक्षा के परिणाम तथा दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत की सहायता से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम करते समय शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। आगे आते हैं शिक्षण के सूत्र। तो शिक्षण के सूत्र क्या हैं? शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही अनिवार्य है।
शिक्षण सूत्रों को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो शिक्षण सूत्र जो होते हैं, जिन सूत्र का मतलब होता है नियम, शिक्षण के लिए हमें कौन से नियम है जो अप्लाई करने चाहिए एक क्लास में। तो पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब ये है कि जिस चीज़ का बच्चे को ज्ञान है, मतलब बहुत एक बड़ी चीज़ को बता दिया और फिर उसके छोटे 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 टुकड़ों में, ठीक है, पीसेस में, मतलब उसको छोटी छोटी बारीकियों को समझा दिया। फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष वो चीज़ें होती हैं जो हमें सामने दिखाई दे रही है और अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अप्रत्यक्ष की ओर चलना चाहिए। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। पहले बच्चे को क्या होता है, हमें बड़ी चीज़ों को, मतलब मोटी मोटी चीज़ों को समझाना और फिर उसकी सूक्ष्म चीज़ों की ओर, उसके अर्थ की ओर चलना। पहले सिर्फ पढ़ाना। देखो आप जानते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उन पे आप ये सीढ़ी पे अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आती है। जो बच्चे होते हैं, मतलब थर्ड फोर्थ की क्लास के जो स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि चीज़ों को सिर्फ रटते हैं। उनको सिर्फ किताब पढ़नी है, उसका अर्थ क्या है उन्हें समझ में नहीं आता। उनके सामने अगर एक स्टोरी रख दी जाए तो उस स्टोरी को सिर्फ वो पढ़ेंगे, लेकिन उस स्टोरी से हमें क्या प्रेरणा मिली है, क्या शिक्षा मिली है, वो उनके समझ में नहीं आता। तो हमें धीरे धीरे क्या करना है, जब वो जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो उनको अर्थ समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण करना, किसी चीज़ को मतलब समझ लेना और फिर उसके टुकड़े टुकड़े समझना। ठीक है, उसको बिल्कुल बारीकियों को समझना, उसको तोड़ तोड़ करके समझना ही संश्लेषण होता है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिन चीज़ों को हम जानते हैं और उनसे उनसे हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, कई बार जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो जिन चीज़ों को हम जानते हैं, जो हमारे यूजेस में होते हैं, हम उनका एग्जाम्पल ज़्यादा देना पसंद करते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, तो जिन चीज़ों को जानते हैं, और अज्ञात का मतलब होता है जिन चीज़ों को नहीं जानते हैं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर हमेशा शिक्षण का नियम चलता है। और सरल से कठिन की ओर। पहले पहले सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं और फिर कठिन चीज़ों तक पहुंचा जाता है। आगे चलते हैं, अधिगम की परिस्थितियां। तो अधिगम की परिस्थितियां क्या हैं? शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अर्थात सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियां अधिक उपयोगी होती हैं। अधिगम के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां होनी चाहिए, ये अधिक उपयोगी है। रॉबर्ट गैने, ये ध्यान रख लेना, अधिगम परिस्थितियों के बारे में किसने बताया है? तो रॉबर्ट गैने का नाम आता है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रख लेना है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें अधिगम की निम्न 8 दशाओं के बारे में लिखा है। दशाएं नहीं है, बल्कि सॉरी दशाएं हैं। दशाओं के बारे में लिखा है। ये दशाएं कठिनाइयों के स्तर के क्रम में रखी गई हैं। ऊपर से नीचे जाने पर कठिनाइयों का स्तर, जो रॉबर्ट गैने है ना, उनका मतलब इस टाइप से ये बनता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ वो चलते हैं ना, तो कठिनाइयों का स्तर क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर कठिनाइयों का स्तर बढ़ता रहता है। तो इन्होंने 8 दशाएं, कौन कौन सी दशाएं दी हैं? तो एक तो है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम क्या होता है? ये पावलाव की शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया पर आधारित है। ये क्या है? पावलाव की शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया पर आधारित है। ये पूछा गया है कई बार, इसको ध्यान रख लेना। और दूसरा इन्होंने दिया है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ये थार्नडाइक के संबंधवाद तथा स्किनर के सक्रिय अधिगम का रूप है। तीसरा होता है श्रृंखला अधिगम। इस अधिगम में 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रियाएं आपसी समन्वय से श्रृंखला अधिगम का निर्माण करती हैं। ठीक है, श्रृंखला का मतलब ये होता है सीरीज। ठीक है, पंक्तियाँ, उसमें कई अनुक्रियाएं आपस में मिलकर के क्या करती हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं। आगे आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम में क्या होता है? यह श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार होता है। जैसे शब्दावली सीखना, कहानी याद करना आदि इस अधिगम के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, शब्दावली सीखना और कहानी याद करना ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम के क्या हैं, उदाहरण है। विभेदन अधिगम, इसके अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से, तो यहाँ पर जो विभेदन अधिगम है, इसके अंतर्गत क्या होता है, विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीख जाता है।
जैसे बालक फुटबॉल और हॉकी में अंतर करना सीख जाता है, मतलब बाद में जब उसे किसी चीज़ के बारे में, देखो छोटा बच्चा जो होता है ना, अगर वो एक पक्षी को देख लेता है तो हर पक्षी को, मतलब चाहे वो चिड़िया है, कौवा, उसको समझ में नहीं आया, अगर उसको बता दिया ना एक बार ये पक्षी है, या फिर एक बार बता दिए चिड़िया है, तो कई चीज़ों को उसी से कनेक्ट करता है कि ये चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये बड़ी चिड़िया है, ये छोटी चिड़िया है, ऐसे करके वो पक्षियों का करता है, मतलब किसी भी चीज़ का। ठीक है, लेकिन धीरे 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 उसको क्या होता है, मतलब भिन्न भिन्न स्पष्ट करना उसको समझ में आ जाता है। तो ये होता है विभेदन अधिगम, उनमें वो विभेदन यानी कि भेद करना सीख जाता है। संप्रत्यय अधिगम क्या होता है? संप्रत्यय अधिगम, जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं। संप्रत्यय अधिगम क्या होता है? जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उन्हें संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। सबसे पहले कैंडलर ने संप्रत्यय अधिगम किसने दिया था? तो कैंडलर ने दिया था, ये याद रखना है। ठीक है, संप्रत्यय अधिगम किसके द्वारा दिया गया है? कैंडलर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नियम अधिगम। नियम अधिगम क्या होता है? विद्यार्थियों द्वारा विचारों का संयोजन किया जाता है। नियम अधिगम के अंदर क्या होता है? विचारों का संयोजन करना, है ना। नेक्स्ट देखिए, आपको ना ये तो बस मैंने जो इनके लिए लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, वो आपको समझाने के लिए है। बाकी क्वेश्चन ज़्यादातर जो ये 8 दशाएँ हैं उनमें से पूछ लिया जाता है, इनको आपको क्रम से ही याद रखना है। इनका कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है क्रम, ठीक है, इनको क्रम के अनुसार लगाइए। तो समस्या समाधान अधिगम क्या होता है? विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं। सॉरी जी। समस्या समाधान अधिगम में क्या होता है? विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं, मतलब इन सारे नियमों से निकल करके, और बच्चे कहाँ पहुंच जाते हैं? समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं। तो इस अधिगम में चिंतन की सामग्री निहित होती है। आप जानते हैं, कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आ गई और हमें उसका समाधान ढूंढना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन अलग होता है, मतलब उस चीज़ के बारे में समझना, ठीक है, सोचना, सोच विचार करना। लेकिन चिंता अलग चीज़ होती है। तो चिंता नहीं करना है बल्कि चिंतन करना है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है? तो समस्या समाधान अधिगम के अंदर होता है, जो कि हमारा 8वां नियम है। तो ये 8 के 8 नियम आपको याद रख लेने हैं, जो रॉबर्ट गैने ने दिए हैं। आगे हम देखते हैं शिक्षण के चर। शिक्षण के निम्नलिखित 3 चर होते हैं। पहला होता है शिक्षक। शिक्षक को स्वतंत्र चर माना जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इसमें ना कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा होता है। जब हम आधारभूत तत्व लिख देते हैं, आप जानते हैं जो CDP है ना, आजकल जो साइकोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा एक बच्चे के ऊपर मतलब बताया जाता है कि बच्चे के अनुसार सारे काम होने चाहिए। जो विद्यार्थी है, जो अधिगम करता है, उसके अनुसार शिक्षण के नियम बनाने चाहिए। तो हम जब आधारभूत तत्व को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये शिक्षार्थी होना चाहिए इसमें, और इसको गलत कर बैठते हैं। तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर दे दिया है। जो शिक्षक है वो स्वतंत्र चर है, और शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व भी शिक्षक ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें विद्यार्थी। विद्यार्थी परतंत्र चर होता है। परतंत्र का मतलब दूसरे के ऊपर आधारित, ठीक है, दूसरे के ऊपर आधारित, जैसे कि ये शिक्षक के ऊपर आधारित होता है। विद्यार्थी खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसको जाए और क्लास में बैठ जाए, टीचर ही ना आए ना, चलो उस बात को तो छोड़िए, कभी टीचर ना आए, टीचर अगर 10 मिनट भी ना पहुँचे ना, तो वो बच्चे पढ़ने की तो बात छोड़ो, मतलब पूरी एक कहीं भी 1 मिनट भी बिना टीचर के वो बैठ ही नहीं सकते। आप जानते होंगे, सभी स्कूल्स में पढ़े हैं, जानते हैं किस तरीक़ा का क्या होता है। तो ये परतंत्र चर होते हैं, मतलब एक इनके ऊपर अगर जब तक एक डंडे लेकर के एक टीचर नहीं बैठेगा ना, तब तक कुछ नहीं कर पाते। तो ये परतंत्र होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो एक शिक्षक किसको पढ़ाएगा? बिल्कुल। और यही बात मैं आपसे फिर एक बार रिपीट करती हूँ बस, कि
अगर देखो विद्यार्थी नहीं होंगे, मैं ये इतनी मेहनत मतलब कर रही हूँ, क्लास बना रही हूँ, रिकॉर्ड करना वो करना मतलब बहुत काम होता है, और हम ये क्लास क्यों बनाएंगे अगर हमें मतलब बच्चे ही नहीं मिलेंगे और बच्चे पसंद करने वाले ही नहीं होंगे या फिर वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे। अगर देखो क्लास में शिक्षार्थी होता है, अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है पढ़ाई में, तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपना मेथड बदल देना चाहिए, है ना। शिक्षण का जो टीचिंग मेथड है उसको बदल देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही सेम मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आपने को ये वाला मेथड पसंद नहीं आया थ्योरी वाला, तो मैं तुरंत ही आपका मेथड बदल दूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी शौक़ नहीं है आपको बोर करने का। तो विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच सेतु का काम करता है। सेतु का मतलब होता है पुल। सेतु का मतलब क्या होता है, पुल होता है, ठीक है, पुल का काम करता है एक प्रकार से। आगे है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होता है हस्तक्षेप चर। विद्यार्थियों के मध्य पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो कभी भी टीचर है, टीचर के सामने ने अगर एक सिलेबस दे दिया जाए, एक उनके पास बुक्स होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, है ना। तो जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है, पाठ्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और स्मिथ के अनुसार यहाँ पर इसके अनुसार दो परिभाषाएं भी हैं, इनको देख लेते हैं। स्मिथ क्या कहते हैं, स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अधिगम का मतलब समझते हो, सीखना, है ना, सीखने की उत्पत्ति होती है शिक्षण के द्वारा। गेज, यहाँ पर नाम आता है गेज साहब का। गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु माना है, ठीक है। गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का क्या माना है, केंद्र बिंदु माना है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास है, ये शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के चर, शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण की प्रकृति, हमने आज शिक्षण के बारे में ही पढ़ा है। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया करो, ताकि हमें लगे कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, तभी इतनी मेहनत कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप पसंद ही नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। आप आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे 2-3 बार आज रिपीट करना पड़ा है, वैसे मैं नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और अपना भी। लेकिन बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार ज़रूर बता देना मुझे। थैंक यू।